Bismillahirrahmanirrahim. I'm your teacher Hassan Dinal. This is our second lecture, and we will discuss theories of international trade and its supportive theories in this lecture. कल के लेक्चर में जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने जनरल एनवायरनमेंट की बात की कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस का एडवेंट कैसे हुआ, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, उसका एडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज क्या थे, उसके एडवांटेज टू होस्ट कंट्री क्या थे, उसके डिसएडवांटेजेस टू होस्ट कंट्रीज क्या थे। उसके अलावा हमने जो आपकी ग्लोबलाइजेशन की टाइप देखी, और ये हमारे लेक्चर की बेसिकली कल का ब्रीफ था। आज हम मूव करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पे। ये जो आपका कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, इसका जो स्पेशली जो सेगमेंट इंटरनेशनल बिजनेस वाला, ये हाईली डिपेंडेंट है इंटरनेशनल ट्रेड पे। इंटरनेशनल बिजनेस तभी होगा जब इंटरनेशनल ट्रेड होगी। अब हम देखेंगे बेसिकली कि व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, और उसके अलावा आज का लेक्चर उन थ्योरेटिकल सपोर्ट पे होगा। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम 18-16 सेंचुरी से ऑनवर्ड जितनी भी थियरीज हैं, उसमें से जो मेजर थियरीज है, सारी थियरीज तो नहीं होंगी लेकिन जितनी मेजर थियरीज हैं आपकी कोर्स आउटलाइन में, वो हम डिस्कस करेंगे। और सोल रीजन ये होगी कि हम पहले इस कॉमन फुटिंग पे तो पहुंच जाएं कि इंटरनेशनल ट्रेड इज फेवरेबल टू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम इंटरनेशनल बिजनेसेस की तरफ इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमें एज एन इकोनॉमिस्ट या स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होगी वो सारी कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर ऐसा ना हो तो इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने की कोई लॉजिक नहीं रहती, फिर सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज हों जो इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा करें। लेकिन क्योंकि ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से सबको फायदा होगा, इसीलिए वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट इन आवर इन आवर स्कीम ऑफ स्टडीज। तो बेसिकली पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड कैसे कहते किसको हैं। बेसिकली तो ये चीज आपको पहले से पता होगी। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। सिर्फ इसमें ये देखिएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्री। इसका मतलब कि इट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। एक कंट्री से ज्यादा पे अगर ट्रेड हो जाएगी तो इट इज इंटरनेशनल ट्रेड, and it is not limited to the goods only, it includes the services as well. So अगर कोई बैंक है वो अपनी सर्विसेज फॉरेनर्स को दे रहा है, फॉरेन कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल। अच्छा, उसके बाद हम आज जो डिस्कस करना चाह रहे हैं बेसिकली इट इज द थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज। ये सारी थेरीज जो बेसिकली 7 थेरीज हम डिस्कस करेंगे, ये सारी थेरीज अपने अपने तरीके से ये जस्टिफाई करती हैं कि पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल है। उसके आगे फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड के नेक्स्ट चैप्टर्स में पैरामीटर्स क्या होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, पहले गैट था जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसका क्या रोल है, टैरिफ्स क्यों अप्लाई होते हैं, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी कैसे होती है, आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होती है। ये सारी चीजें इसके बाद जनरेट होती हैं। लेकिन पहले हम थ्योरेटिकल सपोर्ट देखें कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरेटिकल बेसिस पे वाकई बेनिफिशियल है या नहीं है। ये जो मर्केंटाइलिज्म है ये बेसिकली कंसेप्ट है, इतना इंटरनेशनल ट्रेड की सपोर्ट में तो नहीं है, ये जस्ट बेसिक आर्गुमेंट था। उसके बाद जो थ्योरी है वो प्रॉपरली सपोर्ट करेंगी, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्योरीज आती गई, ये प्रॉपरली सपोर्ट करेंगी द कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो पहली थ्योरी मिड 16th सेंचुरी के बिलीव्स हैं। ये 16th सेंचुरी में ये ख्याल था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल के साथ होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट कंट्रोल होना चाहिए, तभी इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा है। अगर आप मॉडर्न डेज में देखें तो सारी की सारी ट्रेड के हर एस्पेक्ट को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो यू गो फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, और इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल लिमिटेड है। लेकिन 16th सेंचुरी में बिलीव किया जाता था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो गवर्नमेंट सेंट्रली कंट्रोल करेगी। और कुछ बिलीफ से द नेशंस वेल्थ डिपेंड ऑन एक्यूमुलेटेड ट्रेजर, गोल्ड एंड सिल्वर आर द करेंसी ऑफ ट्रेड।
16th सेंचुरी में ये ख्याल था कि जो किसी भी इकोनॉमी की वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंट्स पे डिपेंड करती है, जो कि बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर है। तो जितना ज्यादा गोल्ड का रिजर्वायर किसी भी कंट्री के पास होगा उसको उतना ज्यादा वेल्दी कंसिडर किया जाता था। ये 16th सेंचुरी के बिलीफ थे जो कि मॉडर्न डे पे अप्लाई नहीं होते, और उस वक्त की भी थ्योरीज यही कहते हैं, इस पे हाई क्रिटिसिज्म था कि ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता। थ्योरी सेज यू शुड हैव अ ट्रेड सरप्लस। अच्छा, उस वक्त ये बिलीव किया जाता था कि आप हमेशा बेनिफिशियल होंगे जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी और इंपोर्ट कम होगी। मॉडर्न डे में ये भी अप्लाई नहीं होता। हो सकता है कि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से आपकी जो फॉरेन आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो स्ट्रांग होता शुरू हो जाए, और उसकी वजह से अल्टीमेटली कंपेटिटिव मार्केट में आपके गुड्स की प्राइस ज्यादा हो जाए और अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट फॉल कर जाए। तो लेकिन पहले ये बिलीव था कि आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ यही है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का फेवरेबल साइड पे सरप्लस होना चाहिए। यानी फेवरेबल साइड पे होना चाहिए का मतलब ये कि सरप्लस होना चाहिए। ये मर्केंटाइलिज्म की कुछ बिलीफ है कि आपकी इकोनॉमी सेंट्रली कंट्रोल्ड होनी चाहिए, आपकी वेल्थ सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेशियस स्टोन्स नॉर्मली गोल्ड या सिल्वर का एक्यूमुलेटेड सरप्लस जो है उसी से डिफाइंड होती है, और आपका जो ट्रेड का टारगेट है वो ट्रेड सरप्लस ही होना चाहिए। ये दो बेसिक पॉइंट से इंक्रीज वेल्थ बाय एक्वायरिंग गोल्ड, कि हर इकोनॉमी को यही कोशिश करनी चाहिए कि उसकी वेल्थ बढ़े, और दैट कैन ओनली बी पॉसिबल बाय एक्वायरिंग गोल्ड। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव हर इकोनॉमी का यही था कि सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आया। पहला, कुछ चीजें जो उसने इग्नोर की। पहला, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, मतलब कि आपके पास जो मशीनरी है, जो कैपिटल की सप्लाई है, उसको इसमें इग्नोर किया जा रहा है। आपका जो वेल्थ का पैरामीटर है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और प्रेशियस ऑर्नामेंट है, जो कि जिसके अंदर आपकी कैपिटल की जो क्वांटिटी है उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर वेल्थ एज वेल। स्किल्ड लेबर, डेफिनेटली आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है जितनी वो स्किल्ड होगी उतनी कंट्री ज्यादा डेवलप भी है और शायद वेल्दी भी हो सकती है और उसके पास कैपेसिटी है। तो स्किल्ड लेबर फोर्स भी इसके अंदर इग्नोर कर दिया जा रहा है। अगर कोई कंट्री इस पे इन्वेस्ट कर रही है कि उसकी लेबर डेवलप हो तो उसको पहली वाली थियरी जो कि मर्केंटाइलिज्म में इग्नोर किया जाता है। थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लैंड और नेचुरल रिसोर्स भी तो आपका वेल्थ का पार्ट है। तो मर्केंटाइलिज्म में इसको भी इग्नोर कर दिया गया। आप गल्फ में देखें तो गल्फ में शायद उनका मेजर सोर्स जो है वो ऑयल वेल्थ है। तो अगर पहला वाला थियरी अप्लाई किया जाए तो नेशन वाइज तो वो शायद एक लेस डेवलप कंट्री से भी लेस वेल्दी नजर आएंगे, जो कि एग्जैक्टली केस नहीं है। इस थ्योरी के डेफिनेटली ये क्रिटिसिज्म था, और फिर डेविड ह्यूम ने 1752 में क्लियर क्रिटिसिज्म दिए और वो मजीद इससे भी एलैबोरेटेड थे। पहला, इंक्रीज एक्सपोर्ट लीड टू इन्फ्लेशन एंड हायर प्राइस। जैसे कि मर्केंटाइलिज्म ने कहा कि मर्केंटाइलिज्म का टारगेट ही ये है कि एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम हो। तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपकी करेंसी में एक्सपोर्ट होगा तो लोग बाय कर रहे होंगे, तो डिमांड फॉर द लोकल करेंसी ज्यादा हो जाएगी। अगर करेंसी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो करेंसी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। अगर करेंसी अप्रिशिएट होगी तो इसका मतलब लोकल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला तो ये क्रिटिसिज्म आया कि अगर इंक्रीज एक्सपोर्ट ही टारगेट हो तो फिर आप इन्फ्लेशन को कैसे कैटर करेंगे। तो इसलिए पहला क्रिटिसिज्म तो इन्फ्लेशन पे आ गया। दूसरा, इंक्रीज इंपोर्ट लीड टू लोअर प्राइस। आपकी जब इंपोर्ट्स ज्यादा होती हैं तो डेफिनेटली आपकी फॉरेन करेंसी जो है उसकी जो वैल्यू है वो फॉल करती है, और अल्टीमेटली आपकी जो एक्सपोर्ट होती है कंट्री की वो ज्यादा कंपेटिटिव होते हैं, और इस एस्पेक्ट को भी डेविड ह्यूम ने टारगेट नहीं किया। अच्छा, इसको इग्नोर कर दें। आखिरी जो मेजर पॉइंट है उसका वो यही है कि जो ट्रेड सरप्लस है ये ऐसा फेनोमेना है जो लॉन्ग टर्म में नहीं मीट किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जिस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट या ट्रेड सरप्लस होगा उसकी करेंसी अप्रिशिएट होगी।
अगर करेंसी अप्रिशिएट होगी तो उसके गुड्स अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर में जो इंपोर्ट कर रही है कंट्रीज उसके लिए महंगे हो जाएंगे क्योंकि करेंसी अप्रिशिएट होगी है। तो इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उसके गुड्स लेस कंपेटिटिव होंगे और उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। तो अगर तो ट्रेड सरप्लस हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि लॉन्ग टर्म में ट्रेड सरप्लस को प्रैक्टिकली मीट नहीं किया जा सकता, इकोनॉमिक्स जो कहती है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म था कि आपका टारगेट ऐसा है जो कि फॉल्स है। लॉन्ग टर्म में ट्रेड सरप्लस कोई कंट्री मेंटेन कर ही नहीं सकती। उसके अलावा जो मेजर आर्गुमेंट था, डेविड ह्यूम आर्ग्यूड दैट होल्डिंग गोल्ड विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। डेफिनेटली आपके पास सरप्लसेस ज्यादा होंगे तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी और अगेन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस को आप मेंटेन नहीं कर सकते। आज की तारीख में आप देख लें कि रिजर्व बहुत माइनर मेंटेन किए जाते हैं, 100% बैकिंग नहीं होती कंट्री पे। उसकी रीजन ही ये है कि अगर आप 100% बैकिंग रखेंगे तो आपकी करेंसी आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा अप्रिशिएट कर देगी। और जो 3 फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताया ये भी डेविड ह्यूम ने क्रिटिसाइज किया कि क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, स्किल वर्कफोर्स और लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज के एलिमेंट को इग्नोर कर दिया गया मर्केंटाइलिज्म में और इस वजह से ये थ्योरी स्टैंड नहीं करती इसको करेंटली। लेकिन स्टिल इट वाज द पायनियर थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। किसी ने कोई गाइडेंस तो उसने दी कि इंटरनेशनल ट्रेड होनी कैसी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। चाहे उसने ये कहा कि आप अपने सरप्लस बढ़ाएं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस बढ़ाएं और गोल्ड रिजर्व बढ़ाएं, लेकिन एक डायरेक्शन तो दी टुवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड, इसलिए इसको पायनियर थ्योरी कहा जा सकता है। लेकिन अब इसके पॉइंट्स वैलिड नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो बेसिक थ्योरी है जो कि स्ट्रांगली जो सेकंड थ्योरी है, पहली थ्योरी हमने डिस्कस की मर्केंटाइलिज्म जिसके 2 बेसिक पॉइंट्स थे और वो ये थे कि किसी भी कंट्री को का जो टारगेट होना चाहिए वो अपनी वेल्थ इंक्रीज करना होना चाहिए। और वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा के। और दूसरा टारगेट था आपकी इंटरनेशनल ट्रेड का ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए कि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, इंपोर्ट कम हो जाए, यानी क्या अल्टीमेट रिजल्ट क्या, ट्रेड सरप्लस हो सके। तो मर्केंटाइलिज्म के यही पॉइंट थे और इस पर जो क्रिटिसिज्म आई वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। अच्छा, सेकंड थ्योरी जो आती है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की सपोर्ट में, अब ये जो थ्योरी है ना ये प्रॉपरली विद आर्गुमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करेगी। एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज, ये 2 थ्योरीज हैं। पहले हम एब्सोल्यूट एडवांटेज को देख लेते हैं, फिर हम कंपैरेटिव एडवांटेज को देखते हैं। इसके अंदर एग्जांपल भी देखेंगे ताकि ज्यादा बात क्लियर हो सके। एब्सोल्यूट एडवांटेज कहते कैसे हैं? अच्छा, अ कंट्री enjoys an absolute advantage over another country in the production of the product when it uses fewer resources to produce that product than the other country does। एब्सोल्यूट एडवांटेज इस सिचुएशन को कहते हैं जब कोई भी कंट्री किसी भी प्रोडक्ट को लेस रिसोर्सेस कंज्यूम करके मैन्युफैक्चर कर लेती है, यानी कि वो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा एफिशिएंट है। आपको लेमैन की एग्जांपल दूं, अगर एक लेबर है जो 1 घंटे में 1 चेयर मैन्युफैक्चर कर लेता है और दूसरा लेबर है जो 1 घंटे में 2 चेयर मैन्युफैक्चर करता है, तो इसका मतलब जो लेबर बी है उसका पहले लेबर पे एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्योंकि वो काम, या आप कहें कि इस कंट्री का जो बी लेबर है अगर वो किसी और कंट्री का है तो कंट्री बी का कंट्री ए पे एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्योंकि उसके लेबर की जो एफिशिएंसी ज्यादा है और उस प्रोडक्ट के अंदर उनका एब्सोल्यूट एडवांटेज लाया करता है। तो जो भी कंट्री किसी भी प्रोडक्ट को कम रिसोर्सेज में मैन्युफैक्चर कर लेगी उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज कहा जाता है। अब ये थ्योरी क्या कहती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो याद रखिएगा ये जो थ्योरी है इसको हम 2x2 मॉडल कहते हैं। 2x2 मॉडल का मतलब ये है कि ये अपना हाइपोथेसिस समझाने के लिए 2 कंट्रीज और 2 प्रोडक्ट की एग्जांपल लेती है। यहां पे आप देख ले कि हमारे पास एग्जांपल में 2 कंट्रीज हैं, वन इज न्यूजीलैंड, द अदर वन इज ऑस्ट्रेलिया, और 2 ही प्रोडक्ट की बात हो रही है, वन इज व्हीट एंड द अदर वन इज कॉटन। तो अपने हाइपोथेसिस को समझाने के लिए इसने 2x2 का मॉडल लिया है कि अगर 2 प्रोडक्ट हों और 2 ही कंट्रीज हों तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या सजेस्ट करती है। अब अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो व्हीट के 6 बुशल
अच्छा, ऊपर डेटा आप देख लें, डेटा में लिखा हुआ है यील्ड पर एकड़ ऑफ वीट एंड कॉटन, यानी कि एक एकड़ पे ये दोनों कंट्रीज वीट और कॉटन कितना प्रोड्यूस कर लेती हैं। पहले केस में वीट का देखते हैं। वीट अगर देखें तो एक एकड़ पे न्यूजीलैंड एक एकड़ में 6 बशल प्रोड्यूस कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया एक एकड़ में 2 बशल प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है कि न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वीट की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज लाया कर रहा है, क्योंकि ये कम रिसोर्स सेम रिसोर्स में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एब्सोल्यूट एडवांटेज है। दूसरा केस देख लें कॉटन का। कॉटन के अंदर न्यूजीलैंड एक एकड़ में 2 बेल्स प्रोड्यूस करता है और ऑस्ट्रेलिया एक एकड़ में 6 बेल्स यानी 6 बेल्स प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब इस केस में ऑस्ट्रेलिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज है न्यूजीलैंड पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ऑन द कॉन्ट्रेरी न्यूजीलैंड 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज था। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि कंट्री को सिर्फ वही प्रोड्यूस करना चाहिए जिसपे उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। इस तरह जो ओवरऑल आउटपुट ऑफ द वर्ल्ड है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर थोड़ी सा कॉटन ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करे और थोड़ा व्हीट प्रोड्यूस करे और न्यूजीलैंड का भी सेम केस हो तो आपका आउटपुट लेस होगा। अगर सारा का सारा व्हीट न्यूजीलैंड प्रोड्यूस करे और सारा का सारा कॉटन ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करे और कोई ट्रेड बैरियर्स ना हो तो पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगी तो लोगों को चीजें कम प्राइस पे अवेलेबल होंगी, जो कि बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंट्रीज है। इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व किया हुआ है। अब उसने पहली एग्जांपल ली है। अगर फर्ज करें कि एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं अप्लाई होता, मतलब नई कंट्रीज अप्लाई करती है। न्यूजीलैंड का एब्सोल्यूट एडवांटेज तो वीट पे था तो उसको सिर्फ वीट प्रोड्यूस करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। न्यूजीलैंड क्या कर रहा है, 100 एकड़ उसके पास है अगर तो 25 एकड़ पे वीट प्रोड्यूस कर रहा है, 75 एकड़ पे कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास अगर 100 एकड़ है तो 75 एकड़ पे वीट प्रोड्यूस कर रहा है, 25 एकड़ पे कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट ये आया, अब यहाँ पे रिजल्ट देख लें। 150 बुशल्स वीट के प्रोड्यूस हुए और 150 बुशल वीट के ऑस्ट्रेलिया ने प्रोड्यूस किए, तो टोटल प्रोडक्शन है 300 बुशल ऑफ वीट। कॉटन की भी प्रोडक्शन है 300 बुशल ऑफ वीट, बेल्स ऑफ वीट। अब अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज को अप्लाई करते, यानी कि न्यूजीलैंड सिर्फ वीट प्रोड्यूस करता और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस करता, तो रिजल्ट ऐसा होता कि 100 पूरा का पूरा 100 एकड़ न्यूजीलैंड डेडिकेट कर देता है वीट को, क्योंकि उस पर उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो टोटल प्रोडक्शन होती है 600 बुशल। और ऑस्ट्रेलिया अगर सारा का सारा अपना रिसोर्सेज डेडिकेट कर देता टू कॉटन तो 600 बेल्स की प्रोडक्शन होती। इसका मतलब कि अगर 600 की बेल की प्रोडक्शन होती तो यहाँ पे जो 300 और 300 की प्रोडक्शन हुई इससे कहीं ज्यादा होती। तो दुनिया के अंदर, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं इस वक्त 2 कंट्रीज का मॉडल है, दोनों कंट्रीज में मजमूई तौर पे जो प्रोडक्शन होती है हायर होती है और पर यूनिट कॉस्ट लो होती है, तो कंज्यूमर को भी डेफिनेटली कम प्राइस पे अवेलेबल होता। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट एडवांटेज होल्ड करता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी अगर अप्लाई की जाए तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज की जा सकती है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्पेशलाइजेशन अचीव की जा सकती है। ये वो थ्योरी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज जो ये आर्ग्यू कर रही है कि कंट्रीज को स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में डील करना चाहिए जिसपे उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है, रादर देन मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, अब ये था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का आर्ग्यूमेंट तो बड़ा स्ट्रांग था और ये समझ भी आ रही है कि वाकई अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज को अप्लाई किया जाए तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सकती है, विच इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगी तो सारी दुनिया को अगर इंटरनेशनल ट्रेड खोल दी जाए तो सस्ती चीजें मिल सकती हैं, रादर देन वो खुद उसको महंगे या ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करके प्रोड्यूस करें। अब डेविड रिकार्डो ने इस पे भी क्रिटिसिज्म दिया। डेविड रिकार्डो कहता है theory of comparative advantage which is used to argue against the corn laws states that specialization and free trade will benefit all trading partners, real wage will rise
even those that may be absolutely less efficient producer. A country enjoys a comparative advantage in the production of goods when goods can be produced at a lower cost. In other terms, the principle of comparative advantage tells us we can all enjoy more goods and services when each country produce according to the comparative advantage and then trade with other countries. अच्छा, उसने ना जो इसमें बात एक्चुअली कही हुई है वो ये कही हुई है कि उसने ना एब्सोल्यूट की बजाय कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की। एब्सोल्यूट एडवांटेज में ना एक बड़ा प्रॉब्लम था। अभी हमने पहला केस देखा कि इस सिचुएशन में, ये जो एग्जांपल हमारे पास थी, न्यूजीलैंड के पास वीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज था और ऑस्ट्रेलिया के पास कॉटन में एब्सोल्यूट एडवांटेज था। तो हाइपोथेसिस बड़ा क्लियर था कि न्यूजीलैंड को वीट प्रोड्यूस करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को कॉटन प्रोड्यूस करना चाहिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों प्रोडक्ट में एक ही कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, यानी कि यहाँ पे देखें, अगर 1 एकड़ पे न्यूजीलैंड वीट 6 बशल प्रोड्यूस करता है और ऑस्ट्रेलिया 2 बशल प्रोड्यूस करता है, और कॉटन को 1 एकड़ पे न्यूजीलैंड 4 बेल्स प्रोड्यूस कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया 2 बेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 2 बेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में तो एब्सोल्यूट एडवांटेज वीट का भी न्यूजीलैंड के पास है और कॉटन का भी न्यूजीलैंड के पास है, जिसका मतलब ये होता है कि सारी की सारी प्रोडक्शन जो है न्यूजीलैंड को करनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को कोई काम ही नहीं करना चाहिए। इससे तो अपेरेंटली कोई भी लेमैन बता सकता है, इससे तो वर्ल्ड की प्रोडक्शन मैक्सिमाइज नहीं हो सकती। इसका मतलब कि अगर ऐसा केस होगा जब एक ही कंट्री के पास दोनों प्रोडक्ट्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी होल्ड नहीं करेगी। तो इस केस में रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की। जैसे कि आप देखें, इस केस में न्यूजीलैंड वीट के केस में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 3 टाइम्स एफिशिएंट है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से 3 टाइम्स लेस एफिशिएंट है। कॉटन के केस में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 2 टाइम एफिशिएंट है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से यहाँ पे थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से 2 टाइम्स लेस एफिशिएंट है। तो कंपैरेटिवली देखूं तो इनएफिशिएंसी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो वीट में कम है और कॉटन में वीट में ज्यादा है और कॉटन में कम है, यानी कंपैरेटिवली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया कॉटन में बेहतर है और वीट में उससे कम बेहतर है। एफिशिएंसी जो कंपैरेटिव एफिशिएंसी है वो ऑस्ट्रेलिया की कॉटन में लाया करती है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि कंट्री को वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी चाहिए जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज लाया करता है। इस केस में ये थ्योरी ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया को कॉटन प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि ये वीट से थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट है। इसमें 3 टाइम्स इनएफिशिएंसी थी, इसमें 2 टाइम इनएफिशिएंसी थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया कॉटन की प्रोडक्शन में एटलीस्ट वीट से बेहतर है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये कह रही है कि आप कंपैरेटिव बेसिस पे वो प्रोड्यूस करें जिसमें आप कंपैरेटिवली बेहतर हैं, अगर इवन आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं भी लाया करता। और इस तरह दुनिया में प्रोडक्शन उसी तरह मैक्सिमाइज हो जाएगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव होगी, स्पेशलाइजेशन भी अचीव होगी और दुनिया में प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी और लोगों को, कंज्यूमर्स को आउटपुट ज्यादा अवेलेबल होगा एट लेसर कॉस्ट। तो अगेन दोनों के हाइपोथेसिस अपने अपने थे, लेकिन दोनों थियरीज ने इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट किया है। एब्सोल्यूट एडवांटेज ने थियरी ने एब्सोल्यूट एडवांटेज की बेसिस पे और कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी ने कंपैरेटिव एडवांटेज की बेसिस पे। आगे उसने कहा व्हेन कंट्रीज स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग द गुड इन विच दे हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज दे मैक्सिमाइज देयर कंबाइंड आउटपुट एंड एलोकेट देयर रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। जब वो एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन भी आएगी और कंबाइंड आउटपुट जो होगा दोनों कंट्रीज का मिला के वो हमेशा मैक्सिमाइज ही होगा। अच्छा, ये 2 थ्योरीज यहीं तक थी। अभी तक हमने 3 थ्योरीज डिस्कस की हैं। वन वाज मर्केंटाइलिज्म, जो ये बेस करी थी कि सिर्फ ट्रेड गवर्नमेंट का टारगेट, एक तो सेंट्रलाइज कंट्रोल होना चाहिए और गवर्नमेंट का टारगेट ट्रेड सरप्लस होना चाहिए और आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए थ्रू एक्वायरिंग गोल्ड ट्रेजर्स।
उसके बाद एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ने एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात की कि वो चीज प्रोड्यूस होनी चाहिए कंट्री में जिसमें उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। कंपैरेटिव एडवांटेज ने क्रिटिसाइज किया कि हो सकता है कंट्री का किसी चीज में भी, किसी प्रोडक्ट में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो, तो उसने कहा कि आप वो प्रोड्यूस करें जिसमें आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द नेशंस इन द वर्ल्ड। इससे पहले कि हम नेक्स्ट थियरी में जाएं, सिर्फ इसको देख लिएगा कि क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी कहते किससे हैं। अगर तो इकोनॉमी इंटरैक्ट कर रही है बाकी इकोनॉमी से, यानी कि ट्रेड ओपन है, आप ट्रेड भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कहा जा सकता है। अगर तो आपकी इकोनॉमी क्लोज है, ना आप ट्रेड अलाउ, इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को इंटरनेशनल ट्रेड में क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये दो बेसिक टर्म्स थी उन तीन थियरीज के बाद। अभी तक हमने देखा कि जो दो मेजर थियरीज अभी हमने रिसेंटली पढ़ी, जो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी थी, दोनों ने इस कॉज को सपोर्ट किया कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड होनी चाहिए। तीसरी थ्योरी हेक्सर ऑलेन थ्योरी। हेक्सर और ऑलेन बेसिकली दोनों इकोनॉमिस्ट थे और उनकी ये थ्योरी है। हेक्सर एंड ऑलेन argued that comparative advantage arise from differences in national factor endowments, the extent to which a country is endowed with resources such as land, labor and capital. The more abundant a factor, the lower its cost. Countries will export goods that make intensive use of those factors that are locally abundant and import goods that make intensive use of factors that are locally scarce. इस थ्योरी ने उसको एक स्टेप आगे लेके गए। हमने तो सिर्फ कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की, इसने कंपैरेटिव एडवांटेज के फैक्टर्स भी बता दिए। इस हेक्सर एंड ऑलेन थ्योरी ने ये कहा कि एक्चुअली जो कंपैरेटिव एडवांटेज होता है ये नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से होता है। आप प्रैक्टिकली भी देख लें, शायद पाकिस्तान में लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा तो हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर शायद ऑयल वेल्थ नहीं है और वो गल्फ के पास हैं, तो हम गल्फ से ऑयल इंपोर्ट करेंगे। इसी तरह कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लैंड भी हो सकती है, लेबर भी हो सकती है, कैपिटल भी हो सकती है, जो किसी कंट्री के पास बहुत अबंडेंट होते हैं। पाकिस्तान के पास शायद लैंड बहुत ज्यादा है, कुछ कंट्रीज के पास लेबर बहुत एफिशिएंट होती है। हो सकता है कि अमेरिका के पास जो साइंटिस्ट हो वो पाकिस्तान के पास उस लेवल के ना हो साइंटिस्ट। तो इसका मतलब कि एक्चुअली जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है ये बेनिफिशियल तो होती है, लेकिन ये उन कंट्रीज पे बेनिफिशियल होती है जिनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में लैंड बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान उन कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा जिनके पास लैंड अवेलेबल नहीं है या फर्टाइल नहीं है लैंड। इसी तरह पाकिस्तान में शायद कैपिटल इंटेंसिव जो गुड्स हैं उसकी प्रोडक्शन बहुत लो है, तो पाकिस्तान ऐसे गुड्स चाइना या कोरिया को से इंपोर्ट करेगा क्योंकि उनके पास कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जैसे कि ऑटोमोबाइल है, आपका मशीनरी है, वो इंपोर्ट करेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास लोकली कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की कैपेसिटी नहीं है। तो हेक्सर एंड ऑलेन थ्योरी ने कहा कि एक्चुअली जो कंपैरेटिव एडवांटेज होता है ये डिफरेंस इन द नेशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है, और हमेशा ट्रेड उन दो कंट्रीज में हाई होगी जिनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर पाकिस्तान के पास भी लैंड बहुत ज्यादा है और इंडिया के पास भी लैंड बहुत ज्यादा है, तो अपेरेंटली लगता नहीं है कि दोनों एग्रीकल्चर कंट्रीज आपस में ट्रेड बहुत ज्यादा करेंगे। पाकिस्तान को उन कंट्रीज से ट्रेड करने की ज्यादा जरूरत है जिनके अंदर फर्टाइल लैंड नहीं है, तो हम उनको अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और उनके पास अगर जैसे मैंने एग्जांपल दी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है तो हम उनसे इंपोर्ट करेंगे। तो इसने ये कहा कि नॉर्मली नेशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेनिफिशियल होता है, और ये लेवल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमेशा तब हाई होगा जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। जिसके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लो होगा उससे रिलेटेड वो इंपोर्ट करेगा, और जो बहुत हाई होगा ऑपोजिट कंट्री को वो फैक्टर से रिलेटेड गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा।